हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 में हमने भाग 16 तक पढ़ लिया था, जिसमें जो है हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे जो है भ्रूणपोष का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि बीज का निर्माण कैसे होगा, है ना। जैसे डेवलपमेंट हुआ भ्रूणपोष का, फिर उसके बाद जो है कि एम्ब्रियो सैक जो है कैसे बीजांड जो है परिवर्तित होता है बीज के अंदर। तो हम भाग 17 के अंतर्गत जो है बीज के बारे में समझेंगे, बीज क्या होता है, तो समझेंगे कैसे निर्माण होता है बीज का। तो जैसे अगर हम बीजांड की संरचना बनाएं, बीजांड की संरचना आप देखते चलेंगे कि ये एक ओव्यूल की संरचना हमने यहाँ पर इसके अंतर्गत बनाई है ना। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल में यहाँ पर ये जो है बाह्य अध्यावरण है। क्या है? बाह्य अध्यावरण। जो बीजांड होता है ये क्या है? इसके अंदर ये है बीजांड। बीजांड ही किस में परिवर्तित होता है? तो बीज में। यही किस में परिवर्तित होते हैं? तो बीज में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब ये इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब ये जो इसके ऊपर ये अध्यावरण है, एक बाहर की तरफ होता है, उसको बोलेंगे बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण है ना। अब कुछ चेंजेज होते हैं बीज बनने की प्रक्रिया में। बीजांड में क्या होंगे? बीजांड की संरचना में कुछ परिवर्तन आएंगे। क्या क्या परिवर्तन आएंगे? तो हम लोग समझेंगे कि जो बाह्य अध्यावरण है वो क्या होगा कि बीज में बाह्य अध्यावरण होगा जो बाह्य कवच का निर्माण करता है ना। बाहर की तरफ जो बीज बनेगा है ना, उसका वो क्या करेगा? बाह्य कवच। बीज का क्या बनाएगा? बाह्य कवच बनाता है। बाह्य कवच है ना, जिसको हम लोग जो है बाह्य कवच को सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कोट। ठीक है, सीड कोट है ना। बाह्य चोल कह लीजिए इसको या फिर सीड कोट कहिए। ठीक है, ये बाह्य अध्यावरण के द्वारा होगा। जो अंतः अध्यावरण है उसमें भी कुछ परिवर्तन आएंगे। जब बीज में अंतः अध्यावरण, जो अंतः अध्यावरण है ये भी क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। किस में परिवर्तित होंगे? तो समझेंगे कि ये टेगमेन बनाते हैं ना, अंदर की जो लेयर बनाते हैं, अंतः कवच है ना। क्या बनाते हैं? अंतः कवच। ठीक है, अंतः अध्यावरण क्या बनाएगा? अंतः कवच। अंतः कवच का मतलब क्या? टेगमेन का निर्माण करता है। टेगमेन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई जगहों पे पूछा हुआ है कि बीज में जो है कैसे टेगमेन का निर्माण कैसे होता है। जब ये अंडाशय क्या होता है? ये पूरी तरह से ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय क्या होगा? ये फल में परिवर्तित होंगे। ये किस में परिवर्तित होते हैं? तो फल है ना। जो फल का आप ऊपरी भाग देते हैं, अंडाशय क्या होंगे? फूल कर बड़े हो जाएंगे है ना। जैसे डेवलपमेंट होगा तो बीजांड का जैसे डेवलपमेंट होगा तो ये अंडाशय क्या होंगे? फूल कर बड़े हो जाएंगे और किस में परिवर्तित हो जाते हैं? फल में। लेकिन हम लोग फल की बात करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बीज के बारे में है ना। तो बीज के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। तो हमने बताया कि जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित होते हैं? बीज में है ना। जो ये भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं है ना। जो इसका बाह्य अध्यावरण होता है वो सूख कर क्या हो जाएंगे? सीड कोट में, यानी बाह्य कवच बना लेते हैं। जो इसका अंतः अध्यावरण होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो टेगमेन में है ना, अंतः कवच में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब जो बीज से फल बनते हैं है ना, जहाँ से ये जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं वृंतक या हाइलम है ना। जो ये बीज जो है फल के अंदर जहाँ पे स्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृंतक बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलेंगे? वृंतक या हाइलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो फल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आगे समझेंगे जो इसका बीजांडकाय है ना। बीजांडकाय, ये वाली संरचना जो है ये क्या है? बीजांडकाय है। बीजांडकाय। अब जो बीजांडकाय है इसमें क्या परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा? तो ये सूख कर जो है क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे है ना। सूख जाते हैं। सूख कर क्या हो जाएंगे? तो खत्म हो जाएंगे, यानी विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो इसके अंदर जो है बीजांडकाय है, न्यूसेलस की संरचना है ना, ये वाला है ना। इसको क्या कहते हैं? ये सूख कर क्या हो जाएंगे? तो विलुप्त हो जाएंगे। संरचना जो है क्या होगी? गायब हो जाएंगी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कैस्टर, जैसे कौन से पौधे? कैस्टर है ना, या फिर कुमुदनी है ना, वाटर लिली। इसमें क्या होगा कि बीजांडकाय के ऊपर जो है एक पतली लेयर चढ़ जाती है। पतली लेयर चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो पेरीस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीस्पर्म। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि सभी पौधों में, ऑलमोस्ट सभी पौधों में क्या होता है कि जो न्यूसेलस है, बीजांडकाय है, वो सूख कर क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे हैं जैसे कैस्टर है ना और वाटर लिली, इसमें क्या होंगे कि बीजांडकाय एक पतली संरचना के ऊपर, भ्रूणकोश जो भ्रूणपोष है उसके चारों तरफ एक पतली संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्या? पेरीस्पर्म है ना।
और भी कुछ पौधे होते हैं जिसका जो बीजांड के आधार से विकसित होते हैं, है ना। कहाँ से? बीजांड के आधार से। जैसे बीजांड के जो आधार वाला भाग है इसका, उसमें एक तीसरा अध्यावरण बनाते हैं, तीसरे तरह का अध्यावरण बनाते हैं। पहले दो तरह के ये अध्यावरण है, तो बीजांड के आधार भाग से, है ना, आधार भाग से क्या करते हैं, तीसरे तरह का अध्यावरण बनाते हैं। वो एक मतलब खाने योग्य बनाते हैं, खाने योग्य भाग बनाते हैं, जिसको एरिल बोलते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ये एरिल जो होती है, जो आप लीची देखते हैं, लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वो पौधे का एरिल भाग होता है ना, फ्लेसी एरिल, है ना, ध्यान समझेंगे। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वही बीजांड के अंदर एक तृतीय संरचना जो बनती है, तीसरा अध्यावरण बनता है, वही क्या बनाता है? तो मांसल एरिल यानी फ्लेसी एरिल। ठीक है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है कि लीची में जो है खाने योग्य भाग क्या है, तो मांसल एरिल होता है, फ्लेसी एरिल होता है। ठीक है, और भी कुछ पौधे हैं जैसे जो है कैस्टर में। और कैस्टर में क्या होता है कि जो बीज का जो इसका बाह्य अध्यावरण होता है, ये वाला, है ना, कैस्टर के अंदर जो ये बाह्य अध्यावरण है वो क्या होंगे कि विस्तारित भाग होकर बीजांड द्वार के निकट एक छोटा सा उभार आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इसके ऊपर जो है एक छोटा सा क्या निकल जाएगा? उभार निकल जाता है ना। इसी को बोलते हैं क्या? बीज चोलक, है ना। इसी को क्या कहते हैं? बीज चोलक, या फिर इसी को बोलते हैं करंकल, है ना। क्या कहते हैं? करंकल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझे बीज की संरचना में हमने क्या बताया कि भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात, है ना, जो एम्ब्रियो पूरी तरह से क्या हो रही है? डेवलप हो रही है ना। डेवलप होने के पश्चात ये क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। किस में? तो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें हमने क्या बताई कि जो इसका अध्यावरण है ना, जो बाह्य अध्यावरण, इसमें बाह्य अध्यावरण ये और अंत अध्यावरण ये। बाह्य अध्यावरण जो है बाह्य कवच के रूप में, सीड कोट के रूप में, है ना, बाहर सीड के ऊपर एक बाहर आवरण होता है ना, तो वो क्या बनाएंगे? तो सीड कोट बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर अंत अध्यावरण है। अंत अध्यावरण क्या बनाएंगे? तो अंत कवच, जिसको हम लोग बोलते हैं टेगमेन, है ना, अंत कवच बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो बीज है, बीज फल से जिस स्थान से जुड़ा होगा, बीज जो है फल के अंदर मतलब जहाँ पे जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्या? वृंतक या फिर हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंतक या हाइलम। ठीक है, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस यानी बीजांडकाय है, वो क्या होते हैं कि सूख कर अलग, मतलब सूख कर विलुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कैस्टर में, ये जो है क्या बनाएंगे? कैस्टर में और किसमें? कुमुदनी यानी वाटर लिली में बीजांडकाय एक पतली संरचना बनाते हैं। किसके ऊपर बनाएंगे? तो भ्रूणपोष के ऊपर एक पतली संरचना बनाते हैं, जिससे क्या, जिसको बोलते हैं क्या? पेरिस्पर्म। ये क्या होता है? तो एक पतली लेयर बन जाती है। ठीक है, कुछ और भी पौधे हैं जिसमें बीजांडकाय के आधार से एक विशेष संरचना होती है, जो तीसरे अध्यावरण, है ना, बीजांड के आधारी भाग से एक तीसरे अध्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे लीची में क्या होता है कि जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल संरचना बनती है ना, फ्लैसी एरिल जिसको बोलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कैस्टर में बीजांड का जो बाह्य अध्यावरण वाला भाग होता है वो क्या होगा कि उसके विस्तारित भाग द्वारा बीजांड द्वार के निकट एक छोटा सा ऐसे उभार निकल आता है। इसी को बोलते हैं क्या? करंकल। इसी को क्या कहते हैं? करंकल कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी संरचना आप जो है बीज के बारे में नोट करेंगे तो हेडिंग देंगे बीज यानी सीड्स, और इसमें आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात, लिखेंगे भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे लिखेंगे बीजांड के, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे बीजांड के अध्यावरण सूख कर सीड कोट यानी बीजावरण बनाते हैं, बीजावरण बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे बाह्य अध्यावरण सूख कर बाह्य कवच या बीज चोल, है ना, बीज चोल, ध्यान से लिखिएगा, है ना, इसको सही कर लेंगे आप, बीज चोल बनाते हैं। बीज चोल यानी टेस्टा का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे अंतः अध्यावरण सूख कर अंतः कवच टेगमेन का निर्माण करते हैं, टेगमेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे बीज फल से जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे वृंतक या हाइलम कहते हैं, उसे वृंतक या हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि बीजांडकाय यानी न्यूसेलस भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय, न्यूसेलस यानी बीजांडकाय भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय विलुप्त हो जाते हैं। आगे लिखेंगे और लेकिन कैस्टर और कुमुदनी यानी वाटर लिली में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में चारों तरफ
चारों तरफ एक आवरण बनाती है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, अनेक पौधों में बीजांड के आधार से विकसित एक संरचना तृतीय अध्यावरण के रूप में पाई जाती है, जिसे एरिल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, लीची में खाने योग्य भाग मांसल एरिल, फ्लैसी एरिल कहलाता है, या फिर मांसल एरिल ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, कुछ पौधों जैसे अरंडी, कैस्टर के बीज का बाह्य अध्यावरण का विस्तारित भाग बीजांडद्वार के निकट एक छोटे से उभार के रूप में पाया जाता है, जिसे बीज चोलक या करंकल कहते हैं। तो ये रही संरचना बीज के बारे में, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है, बीज का प्रकीर्णन कैसे होगा। तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे और लिखेंगे भी, है ना। तो अब जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो यहीं पे समझेंगे बीज का प्रकीर्णन, है ना। जैसे हम लोगों ने परागकण का जो परागण की प्रक्रिया देखी थी, उसी तरह से जो है इसमें बीज का प्रकीर्णन होता है ना। जैसे परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वैसे ही सीड्स भी क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, है ना। बीजों, ऐसे लिखेंगे, इसमें हेडिंग देंगे, बीजों का प्रकीर्णन, है ना, बीजों का प्रकीर्णन, है ना, बीजों का प्रकीर्णन। अब समझेंगे कि इसमें होता क्या है। तो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी तरह का फल लाया, है ना, फल लाए, या फिर आप किसी स्थान पर घूमने के पश्चात जो है वहाँ से कुछ फल लेकर आए, तो कुछ अलग अलग प्रकार के वैरायटी के फल लाए होंगे। तो उसके बीज, मान लीजिए कि आप अपने स्टेट से बाहर गए, है ना, बाहर से फल को लेकर आए अपने स्टेट में, है ना, अपने यहाँ पे। तो उसके जो फल हैं, फल के जो बीज हैं, वो क्या किए आपने अपने बागीचे में लगा दिए। तो क्या होगा कि उससे जो प्लांट उत्पन्न होंगे, अब वो वहाँ से, मतलब दूसरे स्टेट से आपने अपने स्टेट में लाया, तो एक तरह से ये क्या हुआ, बीजों का प्रकीर्णन तो हुआ, एक तरह से ट्रांसफर हुआ, है ना, जिससे कि जो है कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। इसी तरह से हमारे प्रकृति के रूप में, है ना, हमारे नेचर में प्रकीर्णन होता है। तो किसके माध्यम से होता है, तो वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है ना। किसके द्वारा होगा, तो वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। वायु के द्वारा किसमें प्रकीर्णन होता है, किसमें देखने को मिलेगा आपको, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बीज हैं जैसे सिनकोना, है ना, जैसे सिनकोना, इन बीजों में वायु के द्वारा प्रकीर्णन होगा। वायु के द्वारा क्या होगा, प्रकीर्णन। जैसे मदार, है ना, जैसे क्या है, मदार, है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो इसके बीज हैं, है ना, बीज बनेंगे, है ना, बनने के पश्चात क्या होंगे कि वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो जाएंगे, और जिससे एक नए प्लांट का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, नया प्लांट जो है उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि वायु द्वारा प्रकीर्णन, बीज का जो है वायु द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका जो ये जो है विस्फोट के द्वारा, है ना, विस्फोट द्वारा, जैसे बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें क्या होंगे कि बीज स्फुटित हो जाते हैं। क्या होंगे, स्फुटित हो जाएंगे। स्फुटित होने का मतलब कि जहाँ पर है ना, प्लांट से लगे हुए, वो स्फुटित हो जाएं। स्फुटित होकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड होने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाए, है ना, प्रकीर्णित हो जाए। तो इसको बोलते हैं क्या, विस्फोट द्वारा। क्या बोलेंगे, विस्फोट द्वारा। जैसे कैस्टर में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना, कैस्टर में आपको देखने को मिलेगा विस्फोट द्वारा जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है। इसी तरह से जो है आप देखेंगे गुल मेहंदी के अंदर, है ना, गुल मेहंदी के अंदर, तो ऐसे बीजों का प्रकीर्णन इस तरह से होता है। गुल मेहंदी, कैस्टर और बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे एक और भी प्लांट है रुएलिया, है ना, रुएलिया, इसमें भी जो है कि बीजों का प्रकीर्णन इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब जो है बीजों का प्रकीर्णन किसी और माध्यम से भी होता है, जैसे जंतुओं के द्वारा हो सके, है ना। किसके द्वारा होगा,
जंतु द्वारा, है ना। बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा हो? जंतु द्वारा, है ना। एनिमल्स के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो है आप कहीं खेतों में घूमने जाइए या फिर जो है अपने किसी बागीचे में घूमने जाइए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जो आपके पैरों से चिपक जाए, है ना। प्लांट के जो पौधे हैं वो चिपक जाते हैं, उसके कुछ सीड्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे आप देखेंगे गोखरू में, है ना, गोखरू में, लटजीरा में, है ना, इन सभी चीज़ों में जो है आप ये जो है जंतुओं के शरीर से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के पश्चात इसमें जो है टेंटिकल्स निकले होते हैं। टेंटिकल्स का मतलब रोएदार संरचना निकली होती है, जिससे क्या होंगे कि आपके स्किन से चिपक जाएं, आपके कपड़ों से चिपक जाएं, जिससे वो क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे लटजीरा में, है ना, इन सभी चीज़ों में, गोखरू में ये जो है इसका प्रकीर्णन इसके माध्यम से होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। तो आप एज इट इज बस ये लिख लेंगे, बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा सिनकोना और मदार में। दूसरे में लिखेंगे विस्फोट द्वारा कैस्टर, गुलमेहंदी और एरिलिया आदि। और जो है तीसरे में आप लिखेंगे जंतु द्वारा गोखरू, लटजीरा, है ना, इसमें आप जो है लिख लेंगे आदि। ठीक है। अब जो है इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे बीज प्रसुप्ता क्या होती है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना, बीज प्रसुप्ता। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको भी। बीज प्रसुप्ता क्या होती है, हेडिंग देंगे बीज प्रसुप्तता, प्रसुप्तता, है ना, सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, है ना। अब समझेंगे बीज प्रसुप्तता, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है। तो जो बीज है ना, बीज के निर्माण की प्रक्रिया जो है कि आवृतबीजी पौधों का जो है एक प्रमुख, बहुत ही अत्यंत जो है कि महत्वपूर्ण लक्षण होता है ना। आवृतबीजी पौधों में बीज का निर्माण जो है क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अब जब इसमें बीज बन रहे हैं, जो बीज बन रहे हैं वो क्या होंगे कि उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, संग्रहित करके भी रखा जा सकता है लंबे समय के लिए, है ना। जैसे बीज जब क्या हुए कि पूरी तरह से विकसित हो गए, पूरी तरह से क्या हुए, विकसित हो गए। विकसित होने के पश्चात बीजों में जो भ्रूण होते हैं, बीजों में क्या होते हैं, भ्रूण, एम्ब्रियो होते हैं, वो जीवित रहते हैं। क्या होते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जैसे आप किसी भी सीड्स को लंबे समय तक किसी भी बॉक्स में, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि उसको स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। स्टोर करके रखेंगे, जल्दी वो खराब नहीं होते हैं, जब तक उसके अंदर जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, और जो भ्रूणपोष है, जो जिसको पोषण, जो बीज को पोषण प्रदान कर रहा है, जब तक बना रहेगा तब तक बीज जो है पूरी तरह से क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, है ना। क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप जो है इसमें बीजों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर उसके अनुकूल एनवायरनमेंट मिले, जैसे उसको उचित जल मिले, है ना, उचित क्या मिले, उचित मात्रा में जल मिले, उसके अनुकूल अंकुरित होने योग्य वातावरण मिले, तो वो बीज क्या होते हैं, अंकुरित होने लगेंगे, है ना। वातावरण से जो है उसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी चीज़ें जो भी मिलनी है वो मिलती रहें, तो बीज क्या होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चना लिया, चने के बीज को आपने क्या किया कि आपने किसी बॉक्स में, डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। जब तक बंद करके रखे हुए हैं, ना तो उसको उचित वातावरण दे रहे हैं, ना तो उसके अनुकूल वातावरण है, और ना तो उसको जो है आप जो है क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, है ना, पर्याप्त मात्रा में, जिससे जो है वो अंकुरित नहीं हो रहे हैं। जैसे ही आप चने को क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए भिगो के रखेंगे, देखेंगे आप जो है उसमें से अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा, अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। तो बीज जो है अपने वातावरण के अनुसार, है ना, अपने वातावरण, अपने कंडीशन के अनुसार जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, उसमें विकास देखने को मिलता है ना। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर ही अपने सीड का जर्मिनेशन करते हैं, है ना। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर ही अपने सीड का क्या करेंगे, जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो है लिखेंगे बीज प्रसुप्ता में, हेडिंग देंगे बीज प्रसुप्ता, और इसमें लिखेंगे बीज के निर्माण की प्रक्रिया, बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृतबीजी पौधों में, बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृतबीजी पौधों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है, एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट उसी में लिखिएगा कि बीज में भ्रूण के जीवित होते हुए भी वे सक्रिय रूप से नहीं होते हैं, अर्थात सक्रिय रूप से नहीं होते, अर्थात बीज प्रसुप्ता, अर्थात बीज प्रसुप्ता अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सीड
आप जो है कि जिसको आप स्टोर कर रखते हैं, इसका मतलब वो किस अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में। तब तक किस अवस्था में, प्रसुप्त। जैसे ही आप उसको अनुकूल वातावरण देंगे वो जो है उसमें से अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। तो आप जो है लिखेंगे बीजों के अंकुरण से पौधे का निर्माण होता है। बीजों के अंकुरण से पौधे का निर्माण होता है, प्रायः बीजों के अंकुरण के लिए, ऑक्सीजन वाटर यानी जल तथा उचित वातावरण और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। उचित वातावरण व उचित तापमान की आवश्यकता होती है जिससे पौधे का विकास हो सके, है ना, या फिर पौधे का अंकुरण हो सके। ठीक है, इतनी बातें आप लोग लिख लें, है ना। यह दशा प्रसुप्ता, है ना, ये लिख लीजिएगा, प्रसुप्ता यानी डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी कहलाती है। यह दशा क्या कहलाती है, प्रसुप्ता यानी डॉर्मेंसी कहलाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे वातावरणीय कारक अनुकूल न होने पर पौधों में विकास नहीं होता है, या फिर ये लिखिएगा कि बीज में विकास नहीं हो पाता है ना। भ्रूण लंबे समय तक बीज में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया, तो जो है आगे एक और लाइन लिख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट लिख लेंगे कि बीजों में लिखिएगा बीजों के बीज पत्र या भ्रूणपोष में संचित भोजन बीजों के अंकुरण के समय पोषण में सहायता करते हैं। तो ये रही सीड डॉर्मेंसी की बात, है ना, बीज में कैसे प्रसुप्ता होती है। तो जो है आपको समझ में आया होगा पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, और बाकी चीज़ें जो है जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सीक्वेंस वाइज, उसके आप जो है जो पूरी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा, है ना, ठीक है।